हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो अब हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेसिक बात है, हम इतनी बात जान लें कि हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसका हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो है विलियन। इसका ये वन शॉट वीडियो है। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम द्वारा जारी किए गए हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं यही कहूँगा वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बेसिक से अभी अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं उनसे भी खासकर कहना चाहूँगा, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी से आप मन लगाकर केवल ये जो वन शॉट वीडियो आ रहा है, इसको भी आप रेगुलर कंसिस्टेंट होकर आप स्टडी कीजिए। आपका बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल 100% मैं कह सकता हूँ कि 95 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस केवल आपको एक चीज विशेष कर ध्यान देना है, जो है न्यूमेरिकल। जब भी न्यूमेरिकल पे वीडियो आए ना, इसको जरूर आप पढ़िएगा, ठीक है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टॉपिक तो तैयार कर लेते हैं, जैसे इस तरीके से जो भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलरता है, सब कुछ अभी हम पढ़ाएंगे, तो ऐसे तो तैयार कर लेते हैं। बट क्या होता है ना कि न्यूमेरिकल उनसे तैयार नहीं हो पाता, जिससे उनका नंबर कम आता है। इसलिए न्यूमेरिकल पर खासकर आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब स्टार्ट करें। हमें पढ़ना क्या है? विलियन। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये सब कुछ पढ़ लिए हैं, उनसे मैं कहूँगा आज के इस वीडियो को देखिए। क्यों? क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए जी, तो हमें पढ़ना है विलियन। सबसे पहली बात, पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कलर चूज कर लूं। चलिए पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। सबसे पहला है निम्न पदों को परिभाषित करना है। अब वो कौन कौन से पद हैं? तो सबसे पहले मोलरता है, फिर से मोललता है, अब फिर से मोल अंश है, या इसे ही हम मोल प्रभाज के भी नाम से जानते हैं। मोल प्रभाज के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए जी, सबसे पहले हम मोलरता जो होता है उसको जान लेते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं इसको कम कर दूं। चलिए तो सबसे पहले हम मोलरता जान लेते हैं। तो देखिए मोलरता क्या होता है, यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, बट मैं आपको समझाने पर फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं आज के इस वीडियो में कोशिश ये करूंगा कि कोई भी टॉपिक आपको रटना ना पड़े, बल्कि आप समझ कर याद करें। तो समझिएगा जी। देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है। मोलरता के यदि हम फॉर्मूले पे बात करें, मोलरता, तो मोलरता इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या, या मोल हम कह सकते हैं, अब बटे विलियन का आयतन, ठीक है ना, वो भी किस में? लीटर में। ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बेटर बात होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा कवरेज कर दे रहा हूं, इसको एक हम ग्राउंड में बंद कर दे रहे हैं। चलिए एक बॉक्स में हमने इसको बंद कर दिया। ये होता है किसका? मोलरता का फॉर्मूला, जो होता है विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में। अब सपोज डेट ऐसा हम क्या करते हैं, थोड़ा समझिएगा। ये जो विलियन का आयतन है उसको यदि हम 1 लीटर एक मान लेते हैं, जो विलियन का आयतन है, आयतन को यदि हम 1 ले लेते हैं, 1 लीटर, 1 लीटर हमने ले लिया, तो यदि बिलियन का जो आयतन है उसको 1 लीटर ले लिए, तो बताइए जब इसका मान 1 होगा तो नीचे 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो उस समय पे जो मोलरता होगा ना, वो विलेय के मोलों की संख्या के बराबर होगा। तो उस समय पर जो मोलों की संख्या होगा, विलेय का जो मोल होगा, विलेय का जो मोल होगा ना, विलेय का मोल होगा, वो किसके बराबर होगा? मोलरता के बराबर हो जाएगा। समझिएगा बात, क्योंकि रटवाना नहीं है, समझाना है हमें। देखिए जब विलियन का आयतन को हमने 1 लीटर मान लिया, नीचे 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है, तो उस समय पर जब 1 का कोई मतलब नहीं है, तो उस समय पर जो विलेय का जो मोल होगा ना, वो मोलरता के बराबर होगा। तो वही हमने लिखा है, विलेय का जो मोल होगा वो मोलरता के बराबर होगा। तो यहीं से हम परिभाषा कर देंगे, कह देंगे कि कोई भी विलियन है, कोई भी विलियन है, सपोजेड कोई भी ये एक विलियन है, इसमें विलियन हमने भरा हुआ है, ठीक है ना। तो किसी विलियन के 1 लीटर
आयतन में उपस्थित, कोई भी विलयन है तो उसके 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। समझ में आ गया आपको? देखिए विलेय के मोल लिखा गया है, इसका मतलब है विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो परिभाषा आप क्या कहेंगे? कहेंगे, एक बार और सुनिए, कहेंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। या आप यहां से भी कह सकते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया है। चलिए जी, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। एक और चीज़ न्यूमेरिकल के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और वो ये है कि मोल बराबर होता है या मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणु भार, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे कि भार बटे अणु भार होता है मोलरता का ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से कवरेज में बंद कर दिया है। अब इसको चाहे तो विलेय के मोलों की जगह पर हम विलेय के भार बटे अणु भार रख कर भी एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, बट कम मतलब ये आप समझ गए ना, विलेय के मोल के जगह पर आप लिख सकते हैं विलेय का भार बटे फिर से विलयन का अणु भार, ठीक है ना, मतलब विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार और फिर से गुणे में आप लिख देंगे विलयन का आयतन। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बट मोस्टली ये फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। पहला आप समझ गए? चलिए जी, बहुत अच्छी बात है अगर पहली बात आप समझ गए हैं तो। अब इसमें एक और चीज आपको याद रखना है जो यहां पे लिख दे रहा हूं, मात्रक। इसका मात्रक याद रखेंगे, मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है। तो मैं आशा करता हूं ये आप पॉइंट्स याद रखेंगे। चलिए जी, अब आता है हमारा दूसरा। अब दूसरा हमें क्या पढ़ना है? मोललता। अब मोललता क्या होता है इसको समझिए। देखिए कोई भी विलयन है, सपोज डेट ये एक बर्तन है, ठीक है ना, तो इसमें विलयन भरा गया है, इसमें विलयन है, ठीक है ना। तो हम यही बात कह रहे हैं कि कोई भी विलयन है, देखिए जैसे मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मैं अगर लिखूं यहाँ पे मोललता का फॉर्मूला, तो मोललता इक्वल टू होता है मोललता इक्वल टू होता है विलेय की मोल या विलेय का मोल, मोल मतलब विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना। अब बटे क्या होता है? विलायक का भार। अब वो भार किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। तो यदि यहाँ पे देखिए कोई भी विलयन है तो विलयन कैसे बनता है? विलेय और विलायक, जब दो पदार्थ मिलते हैं, एक विलेय है एक विलायक है, तभी जाकर विलयन बनेगा। तो विलयन में विलायक भी है और विलेय भी है। तो यहाँ पे ये बात कहा जाता है कि किसी विलयन के 1 केजी, मतलब विलायक के भार को यदि हम 1 केजी मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, विलायक के भार जो है उसको यदि 1 मान ले, तो उस समय पर विलेय का जो मोल होगा वो मोललता के बराबर होगा। तो हम एक परिभाषा ये कह सकते हैं कि किसी विलयन में, मतलब किसी विलयन के 1 केजी विलायक, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। समझ में आया? एक बार और सुनिए। आप कहेंगे किसी विलयन के 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। अरे भैया सिंपल सा, इसका मान यदि 1 हो जाए तो 1 का तो नीचे कोई मतलब होता नहीं है बटे में, तो उस समय पर विलेय का जो मोल होगा, मोलों की जो संख्या होगी, वही तो मोललता के बराबर होगा ना। वही तो बात हम कह रहे हैं। तो एक बार अंत में एक बार और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप कह देंगे कि किसी विलयन के 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है।
तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे ऐसे ग्राउंडेड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित। अब देखिए किसी विलयन के 1 kg विलायक में उपस्थित, ऐसे हमने बोला है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित, कोई भी विलायक है तो किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। वही बात है, अगर पढ़े हैं ना तो किसी तरीके से परिभाषा बोल देंगे, ठीक है ना, समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है। तो वही बात हमने कहा है, किसी विलायक के 1 kg, कोई भी विलायक है तो किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और अंतिम में मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका मात्रक जो होता है, लिख लीजिएगा आप, इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति केजी, मतलब किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम होता है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं ये 2 टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला हमारा तीसरा जो आता है मोल अंश, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं मोल प्रभाज के नाम से। तो समझिएगा जी। अब देखिए यहाँ पे मोल प्रभाज का थोड़ा सा कंडीशन जो होता है वो थोड़ा अलग है, इसको आपको समझना होगा। जैसे मोल प्रभाज का कंडीशन ये है कि मोल, देखिए सपोज सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं तो विलयन है, तो विलयन कैसे बनता है, तो एक विलेय प्लस विलायक, जब ये विलेय और विलायक दोनों आपस में मिलते हैं तभी जाकर विलयन बनता है। जैसे कि विलेय मतलब हो गया जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, अब विलायक मतलब पानी हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार। तो जब चीनी और पानी दोनों आपस में मिलेंगे तभी तो एक विलयन बनेगा ना। तो विलयन बनने के लिए विलेय और विलायक का होना आवश्यक है। अब कोई भी विलयन है उसमें हमसे पूछ लिया गया कि बताइए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय का मोल अंश कितना होगा या विलायक का मोल अंश क्या होगा, मोल प्रभाज क्या होगा। तो हम याद रखेंगे यदि हमें विलेय का मोल प्रभाज कहे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि विलेय, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सबसे पहले यदि हमसे कोई पूछ दे कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा तो उसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। फिर से विलायक का मोल प्रभाज क्या है तो उसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यदि हमसे कह देता है कि विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज यदि हमसे कोई कह दे कि विलेय का मोल प्रभाज का फॉर्मूला बताइए तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे विलेय का, सबसे ऊपर लिखेंगे विलेय का मोल, मोल मतलब विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है ना। बटे क्या लिखेंगे आप, बटे लिखेंगे विलयन, विलयन का मोल। विलयन मतलब समझ रहे हैं ना, विलेय का भी और विलायक का, जब दोनों के विलेय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या को जोड़ेंगे तो विलयन का मोल हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। तो वही बात है, तो ये फॉर्मूला हो गया। जैसे विलेय का यदि हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है या मोल अंश ज्ञात करना है तो हमें ऊपर लेंगे विलेय का मोल और बटे विलयन का मोल, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। और सपोज डैट यदि हमसे पूछ लिया गया कि यहाँ तो विलेय का हमने ज्ञात किया है, यदि हमसे विलायक का मोल प्रभाज कोई पूछ दे, विलायक का मोल प्रभाज या मोल अंश कोई पूछ दे तो देखिए विलायक का जब पूछेगा तो ऊपर हम विलायक का मोल लेंगे, तो ऊपर हम क्या लेंगे, विलायक का मोल, और नीचे क्या लेंगे, नीचे लेंगे विलयन का मोल, ठीक है ना, विलयन का मोल। तो ये फॉर्मूला हो गया जी। मतलब यदि विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलेय का मोल ऊपर लेंगे और विलयन का मोल ऐसे ही लिखेंगे। फिर से यदि विलायक का मोल प्रभाज कहे तो विलायक को ऊपर लिखेंगे, फिर से विलयन का मोल ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया ना, वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल अंश, जैसे कोई भी विलयन है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा दूं क्या। देखिए विलयन है तो विलयन कैसे बनता है,
विलयन दो घटकों से मिलकर बनता है, एक विलेय है और प्लस एक विलायक है। ये दो घटक जब मिलते हैं आपस में, दो, एक विलेय और विलायक, जब दोनों घटक मिलेंगे तभी जाकर विलयन बनेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल अंश, मतलब कोई भी विलयन है, कोई भी विलयन है, तो किसी विलयन में उपस्थित किसी भी इन दोनों में से किसी घटक का मोल जो अंश होता है, ठीक है ना, जो मोल अंश होता है, मोल अंश जो होता है वो उस घटक के मोलों की संख्या, मतलब यदि विलेय का हमें मोल ज्ञात करना है, विलेय घटक का, तो विलेय का ही मोल हमें ऊपर लेना है। तो वही कहा जा रहा है उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या। कुल मोल मतलब क्या होता है? कुल मोल मतलब ही ना विलयन का मोल है जी। जब विलेय और विलायक के दोनों के मोल आपस में जुड़ेंगे तो वही तो कुल मोल होगा, और कुल मोल को ही विलयन का मोल कहेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं, मतलब उस घटक का मोल प्रभाज कहलाएगा। समझ रहे हैं? तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मोल प्रभाज, मतलब इसका अगर मोल प्रभाज चाहिए तो इसी के घटक के मोलों की संख्या, मतलब विलेय का यदि मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलेय का मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है, तथा कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोल कैसे पता चलेगा? इसका मोल जो होगा और इसका जो मोलों की संख्या होगा, जब दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो कुल मोल हमें पता चलेंगे ना। और जब दोनों को ऐड करेंगे, मान लेते हैं दोनों को ऐड किए, x आया, तो वो x क्या है? विलयन का ही तो मोल है ना। तो वही कहा जा रहा है कि विलयन के मोलों की संख्या, कुल मोल मतलब विलयन के मोल, ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक के मोलों की संख्या तथा, मतलब किसी भी घटक का जो मोल प्रभाज होता है वो उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। नहीं समझ में आया ना? देखिए समझ में आ जाना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको हार्ड लगता है तो एक रिक्वेस्ट है, हमने डिटेल में इसको पढ़ा है। आप यूट्यूब पे लिखिएगा मोल प्रभाज ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कर लीजिएगा। वीडियो हमारा एक पर्सनली आपको मिलेगा जिसमें हमने अच्छे तरीके से आपको गाइड किया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से ये टॉपिक समझ में आ जाएंगे, ठीक है। पर फिर भी अगर एक बार भी आपने कभी भी पढ़ा होगा ना तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बातें हम उस टाइम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, बहुत टाइम इसमें हमने लगा दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा आता है क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो है राउल्ट्स के नियमों को समझाइए। अब देखिए राउल्ट्स का नियम क्या होता है, यहाँ पे हमने लिखा है कि किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोलों की मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मतलब किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब इस नियम को याद करना पड़ेगा, फिर से और बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, तब आपको 5 नंबर या 3 नंबर मिलेंगे। तो कैसे लिखना है समझिएगा। पहले हम इस नियम को याद कराएंगे। चलिए कैसे याद करना है समझते हैं। चलिए मैं एक ऐसे ही फिगर बनाता रहूँ अपने हाथ से ही। जैसे सपोज डेट ये एक हमने बर्तन ले लिया, ठीक है ना, एक हमने यहाँ पे बर्तन ले लिया, ठीक है जी, हमने एक बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में क्या है? द्रव विलयन है, द्रव विलयन है, ठीक है ना। अब इतनी बेसिक बात जानते हैं, विलयन है तो विलयन में 2 घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक, ठीक है ना। एक विलेय होता है और एक क्या होता है? विलायक होता है। तो हमने 2 घटक मान लिया, एक है ए जो विलेय है और बी घटक है विलायक है, ठीक है ना। तो 2 घटक होंगे तभी जाकर विलयन बनेगा। और ये 2 घटक जो है ना ये दोनों द्रव हैं, ये भी द्रव अवस्था में है और ये भी द्रव अवस्था में है, ठीक है ना। दोनों ही किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। तो इसीलिए कह रहे हैं द्रव विलयन। जब दोनों मिल गए तो विलयन कहलाएंगे, और दोनों द्रव हैं तो इसीलिए कहा जा रहा है द्रव विलयन, ठीक है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल से कहें तो एक बर्तन लिए हुए हैं और उसमें हमने पानी डाला हुआ है और पानी के साथ साथ शराब भी डाल दिया,
तो पानी और शराब जब दोनों मिलेंगे तो दोनों पानी और शराब द्रव अवस्था में है, दोनों मिक्स हो गए तो विलयन बन गया। ठीक है ना, तो उसी तरीके का एक मिश्रण इसमें है। अब सपोज डेट इसमें हम ये कहें कि जो ए घटक है एक बी घटक है, तो मैं कहूं कि ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा, ध्यान से समझेंगे, ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब, ए घटक का आंशिक वाष्प दाब मैं मान लेता हूं कि Pa है। ठीक है ना, जो ए घटक है उसका आंशिक वाष्प दाब Pa है, तो उसी प्रकार बी घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे Pb हो जाएगा। समझ रहे हैं, ए घटक का यदि आंशिक वाष्प दाब Pa है तो बी घटक का आंशिक वाष्प दाब Pb हो जाएगा। और इसी प्रकार मैं ये कहूं कि ए घटक है तो ए घटक का जो मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज है वो हमने कह दिया XA है। ठीक है, तो उसी प्रकार बी घटक का मोल प्रभाज क्या होगा, तो आप कहेंगे XB हो जाएगा ना, मतलब ए घटक का जो मोल प्रभाज XA है तो बी घटक का मोल प्रभाज XB हो जाएगा। तो यहाँ पर राउल्ट्स ने क्या बताया उसको समझिएगा। राउल्ट्स ने हमें केवल यही बात बताया कि जो कोई भी घटक हो, इन मतलब द्रव द्रव विलयन में उपस्थित कोई भी ये घटक हो, तो किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है, जैसे एक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब Pa है, ठीक है ना, तो जो आंशिक वाष्प दाब जो Pa है वो ए के ही मूल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो ए का मूल प्रभाज XA है तो इसी के समानुपाती होगा। समझ में आ रहा है। तो राउल्ट्स ने हमें ये बात बताया कि द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसी घटक के मोल प्रभाज के, किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं बी जो घटक है, तो बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब क्या है, Pb है, तो ये किसी के उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो बी घटक के मोल प्रभाज के ही समानुपाती होगा। तो यही तो बात नियम में बताया गया है। तो आप बोल नहीं सकते हैं किस, आप सबसे पहली बात ये जान लेंगे कि ये निश्चित ताप पे होता है। ठीक है ना, ये एक निश्चित ताप पर ये घटना होती है। तो आप कह देंगे निश्चित या स्थिर ताप पर, कि जब स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी इन दोनों में से दोनों घटक हैं, तो किसी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि इसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो वही बात हमने यहाँ पे बोला है जो हमने यहाँ पे लिखा है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके अब मैं बाकायदा अच्छे से लिख दे रहा हूँ। ऐसे ही आप लिखेंगे। सबसे पहले तो आप इस तरीके से फिगर बना लेंगे, ये फिगर, ठीक है ना। और यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, इतना आप लिखना पड़ेगा आपको। आप लिखेंगे कि ए घटक का आंशिक वाष्प दाब। अब देखिए ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब क्या है, Pa है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो बी घटक है, बी जो घटक है, बी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा, आंशिक वाष्प दाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, Pb हो जाएगा। ठीक है, ए घटक का आंशिक वाष्प दाब Pa है तो बी घटक का Pb हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ए घटक का जो मोल प्रभाज है वो XA है, तो हम लिखेंगे कि ए घटक का मोल प्रभाज जो है, मोल प्रभाज वो क्या है, XA है। ठीक है, तो उसी प्रकार बी घटक का जो मोल प्रभाज होगा वो XB हो जाएगा। तो उसी प्रकार बी घटक का मोल प्रभाज जो होगा वो क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। ठीक है,
तब जाकर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे राउल्ट्स के नियम हम लगा देंगे। तब राउल्ट्स के नियम के अनुसार तो राउल्ट्स के नियम के अनुसार क्या होता है, राउल्ट्स के नियम के अनुसार ये होता है कि राउल्ट्स ने हमें क्या बताया कि द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। तो मान लेते हैं ए घटक का जो आंशिक वाष्प दाब जो PA है वो ए घटक के ही मोल प्रभाज जो है XA उसी के समानुपाती होगा। तो ये तो हमें राउल्ट्स ने बताया है, तो ये इसके अनुसार हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना, ये हमने उसके अनुसार लिख दिया। और जो B घटक है, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा इसको पास में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा पास ही में अंडरलाइन। और उसी के बाद जो B घटक है, ठीक है ना, जो B घटक है उसका जो आंशिक वाष्प दाब है जो PB है, जो आंशिक वाष्प दाब PB है वो उसी घटक के मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा, मतलब XB के ही समानुपाती होगा। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो A घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है A के ही मोल प्रभाज के समानुपाती, B घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो B घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलते हैं। ये जो PA है तो PA हमने लिख दिया, और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे नियतांक एक आता है PA0, ठीक है, इंटू XA ये आता है। और ये जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो PB इक्वल टू, जब समानुपाती का चिन्ह हटता है इक्वल का चिन्ह आता है तो यहाँ पे PB0 एक नियतांक आता है इंटू XB आता है। तो ये हमने लिख दिया जी। अब बात को समझिएगा, ये तो A घटक का वाष्प दाब निकल गया है, A घटक का आंशिक वाष्प दाब, और ये B घटक का आंशिक वाष्प दाब निकला है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे चाहिए कुल वाष्प दाब का मान, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कुल वाष्प दाब का मान चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं तब कुल वाष्प दाब। तो कुल वाष्प दाब का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू, कुल वाष्प दाब मतलब कुल जो वाष्प दाब है वो कैसे निकलेगा, तो जब A घटक का आंशिक वाष्प दाब और B घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है दोनों को जोड़ देंगे तो कुल वाष्प दाब हमें पता चल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, PA प्लस PB, P इक्वल टू PA प्लस PB, ये हम कह सकते हैं। इसी पर यदि हम फॉर्मूले पर रख दें तो इसका फॉर्मूला P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू PA के जगह पर PA0 इंटू XA, तो हम यहाँ पे लिख देंगे PA0 इंटू XA प्लस PB के जगह पर PB0 इंटू XB, PB0 इंटू XB, ये हम लिख देंगे। इसको हम एक क्या कर देंगे, एक कोष्टक से बंद कर देंगे। और ये हमारा मेन फॉर्मूला आता है, यहाँ तक आप लिखना है, ठीक है ना। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा मोस्टली जो हमारा क्या है आंसर है। तो इतना आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है कुछ, ठीक है ना। आप सबसे पहले बोल देंगे कि राउल्ट्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब हमने ये बात बता दिया कि A घटक का आंशिक वाष्प दाब PA है, B घटक का आंशिक वाष्प दाब PB है, ठीक है, A घटक का मोल प्रभाज XA है, B घटक का मोल प्रभाज XB है। तो वही तो यहाँ से यहाँ तक लिखा है, अब केवल हमने ये राउल्ट्स का नियम लगाया है, फॉर्मूला लिखा है, ये आ गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथनांकों के उन्नयन से आप क्या समझते हैं।
देखिए अब क्वथनांक का उन्नयन हमें समझना है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ये थोड़ा इमेज आप करेंगे तब आपको समझ में अधिक आएगा, ठीक है ना। क्वथनांक का उन्नयन, चलिए देखिए क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है कि जब विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है, इसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है और इस घटना का क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। समझ में तो नहीं आया होगा, ठीक है ना, बट कोई नहीं, हम कह रहे हैं ना याद कराएंगे, देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए कैसे, अच्छा क्वथनांकों का उन्नयन का मतलब क्या है, क्वथनांक क्या होता है आपको पता है। अगर सिंपल वे में हम ये कहें तो देखिए कोई भी पदार्थ है उसको हम गर्म कर रहे हैं तो वो जल्दी वाष्प में नहीं बदलेगा, ठीक है ना, तो उसी को एक तरह से हम क्वथनांक कह सकते हैं, ठीक है ना। जो जल्दी वाष्प में नहीं बदलता है उसको हम कह सकते हैं कि उस पदार्थ का क्वथनांक अधिक होता है। तो इस तरीके से अब उन्नयन का मतलब होता है कि बढ़ना, ठीक है ना, उन्नयन का मतलब बढ़ना, मतलब क्वथनांकों का बढ़ना, यही इसका मतलब है। अब समझते हैं इसका मोस्टली क्या मतलब होगा, इसको भी हम समझ लेते हैं। सपोज डेट ये एक हमारे पास पदार्थ है, ठीक है ना, ठीक है, ये हमारे पास एक पदार्थ है। अब इसमें क्या है, देखिए अब ये एक पदार्थ है, अब इसमें हमने विलायक को घोला हुआ है, इसमें ये एक बर्तन है और इसमें विलायक है। विलायक मतलब जैसे पानी हो गया, ठीक है ना, तो इसी प्रकार पानी के इस तरीके से कण यहाँ पे हैं। तो ये बताइए जब पानी के कण है और ये दूरी पर थोड़ा थोड़ा देख ही रहे हैं आप, दूरी पर है ये, तो जब इस तरीके से पानी के कण दूर दूर पर होंगे तो ये तेजी से गति कर रहे होंगे, और तेजी से गति कर रहे होंगे तो ये अपने स्वतंत्र तल पर मतलब इस बर्तन पर तेजी से टक्कर भी मार रहे होंगे ना। तो जब टक्कर मारेंगे तो इसका मतलब वाष्प दाब भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। मतलब ये टक्कर मारने का मतलब क्या है कि ये जो विलायक के जो कण हैं ये इस पर दाब आरोपित कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी को तो हम क्या कहते हैं, टक्कर मारना या दाब आरोपित करना हुआ, ठीक है। तो ये इतनी घटना हो रही है, परंतु हम क्या करते हैं, थोड़ी सी एक हम काम करते हैं, वो ये कि जब शुद्ध ये विलायक हमने लिया हुआ है, एक विलायक है, अब इस विलायक में हम अवाष्पशील विलेय को घोल देते हैं। क्या हम घोल देते हैं, अवाष्पशील विलेय को, मतलब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हम इस बर्तन में घोल देते हैं। अवाष्पशील विलेय का मतलब जो जिसको हम गर्म करें अब वो वाष्प में न बदले, ऐसे पदार्थ को ही हम कहते हैं अवाष्पशील, ठीक है। तो वही कहा जाए, जैसे कि नमक हो गया, नमक को आप कितना भी गर्म करेंगे ना वो पिघलेगा नहीं, वो वाष्प में नहीं बदलेगा, ठीक है ना, तो वही बात है। तो ये एक विलायक है जैसे पानी हो गया, और इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोल दिए। तो जब अवाष्पशील विलेय पदार्थों को हम घोलेंगे तो ये बताइए पहले से इसके कण थे ही विलायक के, और ये भी अब कण आ गए, तो इसके भी कण इस तरीके से पास पास इकट्ठा होंगे कि नहीं होंगे, इस तरीके से इकट्ठा होंगे। अवाष्पशील विलेय के भी कण इस तरीके से पास पास आ जाएंगे। तो जब ये पास पास आ गए तो ये बताइए कि इनके बीच मतलब कणों के बीच स्थान कम होगा कि नहीं होगा। जब कणों के बीच स्थान कम होगा तो ये बहुत ही धीरे से गति करेंगे, ठीक है ना, ये तेजी से गति तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर भीड़ में आपको दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो आप दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे। और ग्राउंड यदि खाली हो उसमें दौड़ने को कहा जाए तो तेजी से दौड़ेंगे। उसी प्रकार पहले तो कण तेजी से गति कर रहे थे, पर जैसे ही अवाष्पशील विलेय पदार्थ को हमने इसमें घोला तो इसके कणों की गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, कणों की गतिज ऊर्जा, कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, वो घट जाती है। और जैसे ही कणों की गतिज ऊर्जा घटेगी तो ये बताइए ये जो दाब है, जो बर्तन पर ये टक्कर लगा रहे थे तो टक्करों की संख्या भी घटेगी ना, धीरे से टक्कर मारेंगे। धीरे से टक्कर मारने का मतलब है कि जो दाब है उसका मान भी घटेगा। तो उसके बाद क्या होता है, जो दाब होता है, ठीक है, तो दाब का भी मान घटेगा, ठीक है ना। वाष्प दाब, जो वाष्प दाब है उसका मान घटेगा, और जैसे ही वाष्प दाब का मान घटा
इसका मतलब वाष्प दाब का मान जब घटता है ना तो क्वथनांक का मान बढ़ता है, ये बात पता कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही वाष्प दाब का मान क्या होता है, घटता है, तो वैसे ही क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। तो क्वथनांक का जैसे ही मान बढ़ा तो उसी मान को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। उसी घटना को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन, क्योंकि क्वथनांक का मान बढ़ा ना, और उन्नयन मतलब बढ़ना ही होता है, तो इसी घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो यही पूरी बातों को ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या कहा गया है, समझिएगा। कहा यह गया है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है। क्या होता है, कणों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, पहले विलायक के ही कण थे, अब वह अवाष्पशील विलेय के भी कण हो गए। कणों की संख्या बढ़ेगी, कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब भी कम हो जाता है तथा क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। तो इस संपूर्ण घटना को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, बट मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करें, इसलिए एक बार अंत में एक बार और परिभाषा बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा ऐसे ही सिंपल सा। अब कहेंगे, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण गतिज ऊर्जा घट जाती है, जिसके पश्चात वाष्प दाब घट जाता है तथा क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। तो इस संपूर्ण घटना को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। एक बार यहाँ से भी सुना दे रहा हूँ कि जब विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर कणों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है ना, जिसके कारण प्रत्येक कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। जब कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो प्रत्येक कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया भीड़ बहुत ज्यादा है तो तेजी से गति ही नहीं कर पाएंगे, तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, ठीक है, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण जो वाष्प दाब है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि टक्कर नहीं मारेंगे तो वाष्प दाब होगा नहीं होगा, तो वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण जो क्वथनांक का मान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी संपूर्ण घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो इसी घटना को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। मैं हमेशा से 3-4 बार बोलकर मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करें। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। और यदि आपको ही समझ में आ रहा है, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसीलिए सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इंस्टा पे फॉलो कर लेते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे बेनिफिशियल हमारे लिए होता है। आपको शायद पता नहीं होगा, बट ऑनलाइन क्षेत्र में जब प्लेटफॉर्म पे आप आएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि क्या होता है वैल्यू, ठीक है ना। तो थोड़ा रिक्वेस्ट है, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है ना। जो भी पीडीएफ नोट्स है, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे वो आपको वहां पे बताए जाएंगे। बोर्ड एग्जाम के प्रति जो सूचनाएं होंगी वो आपको मिलेंगी। जो आपके इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे उन सभी का लिंक आपको वहां पे तुरंत हमेशा मिलता रहेगा सुबह में। तो इस तरीके से बेनिफिशियल आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। तो ये बातें हो गई जी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है जो है परासरण दाब। अब देख लेते हैं जी परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब को भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, थोड़ा सा समझ लेंगे तब आपको थोड़ा समझना और भी इजी हो जाएगा। एक बार मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ। कहा यह जा रहा है कि जब किसी विलयन, ठीक है, और शुद्ध विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है।
देखिए सपोज डेट ये क्या है, बर्तन है, ठीक है जी, ये क्या है, बर्तन है, थोड़ा सा मैं ऐसे ले ले रहा हूँ चौड़ा में, ठीक, ये क्या है, एक बर्तन है। अब इस बर्तन में इस बर्तन में एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया गया है। इस बर्तन में एक अर्धपारगम झिल्ली इस प्रकार ये लगा दिया गया है, ठीक है ना, ये एक अर्धपारगम क्या है, झिल्ली है। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, ये एक अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है। अब इस बर्तन में एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया गया है, नाम याद रहेगा ना, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली यहाँ पे लगा दिया गया है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि मतलब अर्धपारगम झिल्ली की इस ओर इधर क्या है, इधर है विलयन, इधर क्या है, इधर है शुद्ध, मतलब क्या है, शुद्ध विलायक। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको विलयन नहीं पता, शुद्ध विलायक नहीं पता, तो थोड़ा कठिन होगा, इसलिए मैं थोड़ा एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। देखिए शुद्ध विलायक का मतलब हो गया है जैसे कि पानी हो गया, तो वो एक शुद्ध विलायक है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इधर आप समझ जाइएगा जैसे जल है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इधर मान लेते हैं जल है। विलयन क्या होता है कि जब कोई बर्तन है और उस बर्तन में आपने जैसे जल है पहले से और उसमें आपने चीनी को घोल दिया या नमक को घोल दिया या अदर कोई भी पदार्थ को घोल देंगे तो वो क्या होगा, विलयन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा जैसे कि नमक और पानी का मिश्रण है, ठीक है, इधर, ठीक है। तो अब बात को समझिएगा कि ये जो अर्धपारगम झिल्ली है तो इससे केवल विलायक मतलब विलायक के कण ही जा सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि जैसे जब इस तरीके से हमने इसको रखा हुआ है, एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया, इधर विलयन है इधर विलायक है, और जब इसको कुछ समय तक बहुत समय तक छोड़ देंगे तो क्या घटना क्या होती है, घटना हमारी यही यहाँ से यही होती है कि जो यहाँ पर आपका शुद्ध विलायक है ना, शुद्ध विलायक के जो कण होंगे वो तेजी से मतलब शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगेंगे, मतलब जो जल है ना उसके कण इधर गति करने लगेंगे इस ओर, ठीक है ना, इस ओर गति करने लगेंगे। अब ये जो शुद्ध विलायक मतलब जल के कण है वो इधर आने लगेंगे, तो इधर आने लगेंगे तो इसको इस घटना को रोकने के लिए ही विलयन पर एक हम दाब लगाएंगे। विलयन पे हम क्या लगाते हैं, एक दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, ठीक है ना। तो विलयन पे जो हम दाब लगाते हैं, जो हम प्रेशर लगाते हैं, जैसे हम प्रेशर देंगे तो इधर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये जो विलायक के जो शुद्ध विलायक के कण इधर आ रहे हैं वो नहीं आ पाएंगे प्रेशर के कारण, क्योंकि इधर गति ज़्यादा होगी तो ये नहीं आ पाएंगे। तो वही जितना हम दाब लगाते हैं इस घटना को रोकने के लिए, वही दाब ही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। समझ रहे हैं? तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कहा यह जा रहा है कि जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है, तो परासरण की क्रिया, यहां हम ऐसे कह सकते हैं, तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं। देख रहे हैं ना, शुद्ध विलायक के कण हैं वो विलयन की ओर गति करने लगते हैं, मतलब आने लगते हैं। तो इसी घटना को ही हम परासरण कहते हैं। कोई अगर पूछ दे कि परासरण किसे कहते हैं तो परासरण का परिभाषा क्या कह देंगे, आप सिंपल सा बस इतना ही कहेंगे कि जब किसी शुद्ध विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं, तो इसी घटना को परासरण कहते हैं। ठीक है ना, तो परासरण आपको हमेशा याद रहेगा, परासरण याद होना चाहिए अब, ठीक है ना। चलिए, तो परासरण आपने समझ लिया। तो सबसे पहले तो हम यही बताना है कि जब किसी शुद्ध विलायक और विलयन को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो शुद्ध विलायक के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है। तो
परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया का मतलब क्या है कि शुद्ध विलायक के जो अणु है इधर आ रहे हैं उसको रोकने के लिए कि इधर न आए, तो इस घटना को रोकने के लिए इस विलयन पर लगाया गया जो दाब है उसी दाब को ही हम परासरण दाब कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा आपको। वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी कि जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है, इतना आप समझिएगा। जब किसी शुद्ध विलायक मतलब जब किसी विलयन अशुद्ध विलायक को एक अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, तब शुद्ध विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तब ये जो शुद्ध विलायक के अणु है वो विलयन की ओर, इसकी ओर गति करने लगते हैं, ठीक है ना, इतना समझ लिए। अर्थात परासरण की क्रिया होने लगती है, अर्थात इसी को ना परासरण कहते हैं, तो परासरण की क्रिया होने लगती है, ठीक है ना। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, तो ये जो घटना है इधर से इधर जो अणु आ रहे हैं इसको रोकने के लिए, मतलब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब, ये जो विलयन है तो विलयन पर लगाया गया जो अतिरिक्त दाब है, ठीक है ना, वही दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो उसी को परासरण दाब कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में अब आ गया होगा। चलिए जी, इतनी बात समझ के तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, मैं आशा कर रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंटों को रटना नहीं पड़ रहा होगा। अब ये सब टॉपिक जो है ना आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए, मैं हमेशा से यही कहूँगा कि भैया मन लगाकर पढ़ाई कर लीजिए। अभी समय है, समय का सही इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ना कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। जब बात पैसे पे आएगी, जब बात जिम्मेदारी पे आएगी तो निभाना तो आपको ही है, संभालना तो आपको ही है। तो मैं यही कहूँगा, इसलिए अभी समय है, समय का सही इस्तेमाल कीजिए, अपनी अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, देखिए पैसा एक ऐसी चीज़ है ना, पैसा नहीं रहेगा कोई पूछने वाला नहीं है। आपको अभी शायद समझ में ना आए, बाद में समझ में आएगा तो क्या कर लेंगे। तो अभी समय है, समय का सही इस्तेमाल कीजिए। हाँ, एक और बात मैं कह दूं कि भैया न्यूमेरिकल जो है ना, न्यूमेरिकल में अभी तो इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, वन शॉट वीडियो है, इंपॉर्टेंट केवल टॉपिक बता दे रहे हैं। तो न्यूमेरिकल पर विशेषकर ध्यान देना बाबू, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं ध्यान देंगे तो भैया कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि मैंने खुद जो गलती की है, मैं नहीं चाहता आप कोई भी गलती करें, क्योंकि मैंने भी सभी टॉपिक तैयार किए हुए थे बट न्यूमेरिकल नहीं तैयार किए हुए थे, जिसके कारण मतलब टॉपिक तो मेरा सब कुछ क्लियर हो गया। टॉपिक जितना हमने तैयार किया था वही टॉपिक आए थे, टॉपिक तो सब हमने कवर कर दिया, पर न्यूमेरिकल की जहाँ तक बात आई, न्यूमेरिकल मेरा लगभग मैं कह सकता हूँ कि मतलब मेरा कुछ का न्यूमेरिकल गलत हो गया, जिसके कारण मैं कह सकता हूँ कि मेरा थोड़ा सा जो मार्क्स है वो थोड़ा कम आ गया, ठीक है ना। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे सभी टॉपिक तो क्लियर थे, सभी टॉपिक मेरे दिमाग में पूरी तरीके से अच्छे से बैठे हुए हैं, अब बैठे थे उस टाइम पर भी, बट डेरिवेशन से लेकर सब कुछ, बट न्यूमेरिकल की जहाँ तक बात आई मैं वहाँ पर पीछे हो गया। अब वही पीछे होने के कारण मेरे मार्क्स जो हैं वो कम आ गए। तो इसीलिए मैं कहूँगा न्यूमेरिकल की वन शॉट वीडियो आपको कराया जा रहा है। फिजिक्स का 2 चैप्टर का न्यूमेरिकल करा दिया गया है, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर का न्यूमेरिकल वन शॉट करा दिया गया है। न्यूमेरिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से अपनी स्टडी कीजिएगा, ठीक है ना। बाद में नहीं कहना है कि भैया नहीं कहते आप, ठीक है, ये बात आपकी जिम्मेदारी है। चलिए जी, अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो 5वां जो क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। देखिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है जी। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 केजी विलायक में विलेय के 1 मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मतलब कोई भी 1 केजी विलायक है, उसमें हमने क्या घोल दिया, 1 मोल घोल दिए, विलेय का 1 मोल हमने घोल दिया, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे जी, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है m = 1000 × k × स्मॉल w del t × कैपिटल W। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे,
यही फॉर्मूला मेन है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछते हैं, और ये जो फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ इसको याद कर लीजिएगा, यही फॉर्मूले पर आपका ज़्यादातर न्यूमेरिकल बनेंगे। देखिए यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि कोई भी 1 केजी विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मतलब समझिएगा, मतलब ये एक क्या है, एक बर्तन है, और इस बर्तन में मतलब 1 केजी विलायक है, ठीक है ना, बात को समझिएगा। 1 केजी क्या है, विलायक है। 1 केजी विलायक का मतलब कि जो जल है, जल 1 केजी इसमें भरा गया है, ठीक है ना, याद रखेंगे। इसमें केजी में हम जल ले रहे हैं, लीटर में नहीं, केजी में ले रहे हैं। तो विलायक का हमने 1 केजी ले लिया, तो वही कहा जा रहा है कि 1 केजी विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर, अब मान लेते हैं 1 केजी जल है और इसमें हमने क्या कर दिया, विलेय को घोल दिया। अब विलेय कितना, 1 मोल घोले, विलेय का 1 मोल घोले हमने, विलेय कितना हमने घोल दिया, 1 मोल, विलेय का 1 मोल हमने इसमें घोल दिया, ठीक है ना, मतलब विलेय का 1 मोल हमने इसमें घोल दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो विलायक है, तो विलायक के क्वथनांक में, ये जो विलायक है, विलायक के क्वथनांक में, विलायक के जो क्वथनांक है, तो विलायक के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होगी वही वृद्धि क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। बात आप समझे, मतलब 1 केजी विलायक है तो उस समय पे भी कोई क्वथनांक होगा इसका। मान लेते हैं कि 1 केजी विलायक है, केवल अलग से ऐसे ही है, तो इसका क्वथनांक मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ऐसा मान लिया हमने। परंतु जब 1 केजी विलायक है और इसमें 1 मोल हमने क्या किया, विलेय को इसमें घोल दिया, तो जैसे ही 1 मोल विलेय को हमने घोला तो इस जो विलायक है इसका क्वथनांक में वृद्धि हो गया। वृद्धि का मतलब मान लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस हो गया इस विलायक का क्वथनांक, तो क्वथनांक में वृद्धि हुआ ना, तो जितने की वृद्धि होता है वही वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो परिभाषा आप बोल सकते हैं ना, देखिए मैं यहीं से बोल रहा हूँ, आप कहेंगे कि 1 केजी विलायक में उपस्थित, मतलब 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। चलिए जी, देखिए एक बार और मैं बोल दूं, आप कहेंगे क्या कहेंगे कि आप कहेंगे कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है उसे ही हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा, वही बात हमने लिखा है, 1 केजी विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितने की वृद्धि होती है मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये फॉर्मूला आपने समझ लिया। हाँ, यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं जो आप जान लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। जैसे यहाँ पे के क्या है, तो के आप जान लीजिए, ये जो के आपको दिखाई दे रहा है यही है हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। थोड़ा सा मैं फास्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, राइटिंग पे थोड़ा सा आप सुधार कर लेंगे। देखिए यही है मोलल उन्नयन स्थिरांक के। ये स्मॉल w क्या है, स्मॉल ये जो w है ये है विलेय का भार, ठीक है। इसके जस्ट नीचे मैं इसको लिख दे रहा हूं कैपिटल W, ये क्या है, विलायक का भार है, विलायक का भार। डेल टी क्या है, क्वथनांकों में उन्नयन, जो क्वथनांक में जितने की वृद्धि हुई है वो है, तो ये डेल टी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ये m क्या है, m है विलेय का अणुभार, ठीक है ना, विलेय का अणुभार है, ठीक है ना, ये जो विलेय है उसका अणुभार है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। भाषा लिखने के बाद ये चाहे तो फिगर बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे चलेगा, बट बना लीजिएगा। ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये आप नीचे दर्शा देंगे। अब ये दर्शाना ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ अभी स्पष्ट, इन सभी को याद रखिएगा कि ये सभी वैल्यू किसके हैं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल देगा तो उसमें कह देगा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान इतना है,
ठीक है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को आपको पता होना चाहिए कि के जो है ना वही मोलल उन्नयन स्थिरांक है, तभी तो मान पुटअप करेंगे ना, ठीक है। और आपसे अंत में जाकर पूछ देगा कि मोलों की संख्या बताइए, सॉरी मोल नहीं, कह देगा कि विलेय का मोल प्रभाव, विलेय का अणुभार बताइए, या आपसे अदर कुछ भी पूछ सकता है कि विलेय का सॉरी विलायक का भार क्या है, या आपसे सभी का इसका 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 सभी का मान देगा और मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान पूछ लेगा। तो आप चाहे तो इस फॉर्मूले को अपडेट भी कर सकते हैं, ये सभी मतलब के का भी मान, मोलल उन्नयन स्थिरांक जो के का मान है उसको भी निकाल सकते हैं। ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, ये दोनों इधर गुणा में, नीचे आकर भाग करा देंगे। तो इसको अपडेट करके भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बट ये फेमस है, ज़्यादातर इसी फॉर्मूले को लगाते हैं, तो ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात हम क्या कह रहे हैं ना, समझ में आनी चाहिए दोस्त। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए फटाफट, हम चलेंगे जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए हो गया ना इतना। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, कम से कम मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, ये फॉर्मूला है जी। देखिए मोलल अवनमन स्थिरांक, ज़्यादा कुछ ना दिखाई दे तो यहाँ से ऊपर आप भूल जाइए, ये मेन टॉपिक याद रखना चाहिए। क्या लिखा गया है, मोलल अवनमन स्थिरांक। अब मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है समझिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं 1 kg विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांक में जितने की कमी आती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि ये एक सपोज दैट ये एक क्या है, बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में 1 kg विलायक कितना हमने लिया है, विलायक वो हमने 1 kg लिया है, तो 1 kg विलायक हमने लिया है, ठीक है। तो 1 kg विलायक लिया है। अब इस विलायक में हम विलेय का 1 मोल हम घोल रहे हैं। देखिए सेम टू सेम वही प्रोसेस है, केवल इसमें मतलब 1 kg विलायक हमने लिया है, इसमें हमने विलेय का 1 मोल इसमें हम घोल रहे हैं। तो जैसे ही हमने इसमें घोला तो ये जो विलायक है ना, तो इस विलायक के जो हिमांक है, इस विलायक के हिमांक है उसमें जितने की कमी आया वही कमी क्या कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। तो आप बोल देंगे ना, क्या कहेंगे कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के हिमांक में जितने की कमी आती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। अब वही बात हमने लिखा है, देख लीजिए 1 kg विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर, ठीक है ना, विलेय का 1 मोल घोलने पर हिमांकों में जितने की क्या होती है, कमी आती है, वही क्या कहलाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अरे भैया यहाँ से एक बार और बोल दूँ, हम क्या कहेंगे, 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के हिमांक में जितने की कमी आती है उसे हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, m = 1000 इंटू kf इंटू स्मॉल w इंटू डेल t इंटू कैपिटल W, ये कैपिटल W है, ठीक है जी। अब ये इतनी बेसिक बात है, इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें आपको पता है ये क्या है, m, अभी हमने जो बताया m क्या है, विलेय, ये जो विलेय है उसका अणुभार है, स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है, कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है, डेल टी क्या है, विलयन का क्या है, क्वथनांकों का, मतलब यहाँ पे क्वथनांकों का उन्नयन है। और जो यहाँ पे आपको जो KF दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो KF है वही क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, वही है KF। समझ गए होंगे ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट चलेंगे हम जल्दी। चलिए जी अगला जो हमारा आता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन, वो क्या है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है
कि हिमांकों के अवनमन को परिभाषित कीजिए, मतलब हिमांक का अवनमन को हमें परिभाषित करना है। तो देखिए हिमांक का अवनमन क्या होता है, यहाँ पे हमने परिभाषा क्या लिखा है समझिएगा। कह रहे हैं कि किसी द्रव में अवाष्पशील विलय को मिलाने पर प्राप्त विलयन में हिमांक में कमी आती है, तो जिसे हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। अरे हिमांक का अवनमन मतलब कमी ही होता है, तो हिमांक में कमी मतलब मान लेते हैं कोई द्रव है, एक बर्तन हमने ले लिया, ठीक है ना। अब कोई भी इसमें हमने द्रव भर दिया है, या हम कह सकते हैं कि एक विलयन है, ठीक है ना। हम द्रव के जगह विलयन भी कह सकते हैं। तो इसमें मान लेते हैं इस तरीके से बहुत सारे द्रव इसमें भरे हुए हैं, ठीक है जी। तो हम द्रव में हम क्या करते हैं, अवाष्पशील विलय को घोलते हैं, अवाष्पशील विलय को, अवाष्पशील विलय को हम क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं। तो जैसे ही मिलाएंगे तो देखिए पहले तो द्रव ही था, जब अवाष्पशील विलय भी मिल गया तो अब ये दो मिल गए, तो अब तो ये विलयन बन गया ना, अब तो ये विलयन बन गया। तो विलयन जब बन गया, देखिए द्रव मतलब क्या है, ये विलायक ही तो है, द्रव मतलब विलायक ही है, और ये अवाष्पशील विलय है। अब विलय और विलायक जब दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो विलयन बन जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि जब किसी द्रव में अवाष्पशील विलय को मिलाने पर जो विलयन है, तो विलयन के हिमांक में, विलयन के जो हिमांक होता है, हिमांक में जितने की कमी आती है, जितने की क्या आती है, कमी आती है, तो उसे ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। परिभाषा आप कह देंगे, एक बार और परिभाषा बोल रहा हूं, आप कहेंगे कि किसी द्रव में अवाष्पशील, किसी द्रव में अवाष्पशील विलय को घोलने पर विलयन के हिमांक में जितने की कमी आती है उसे हिमांकों का अवनमन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पे एक चीज लिख लेंगे जो है कि TF इक्वल टू डेल KF इंटू स्मॉल m, ये फॉर्मूला लिख लेंगे जी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है। चलिए ठीक है, ठीक है जी, इतना आप याद रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा, ओहो यहाँ पे डेल नहीं रहेगा, ठीक है जी। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जहाँ पर ये डेल TF क्या है, तो डेल TF क्या है, हिमांकों का अवनमन है। ठीक है ना, समझ में तो आ ही रहा होगा। KF समझ रहे हैं, KF क्या है, तो KF अभी ना हमने पढ़ा जी, यहाँ पे देखिए KF को किससे, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज ही कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा लिख दिया। यहाँ पे M क्या है, M है विलय का अणुभार, ये क्या है, विलय का अणुभार है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो तीनों हमने बताया है समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्या स्क्रीनशॉट लेंगे, ले ही लिए होंगे, छोटा सा टॉपिक था। अंतिम हमारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है जो है प्रतिलोम परासरण या प्रतिपरासरण, जिसे हम प्रतिलोम परासरण कहें या प्रतिपरासरण कहें, समझ लेते हैं क्या होता है जी। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब अशुद्ध विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त होता है, तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से अशुद्ध विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलयन की विलायक की ओर होने लगता है, ठीक है ना। तो इस घटना को प्रतिपरासरण कहते हैं। अब बात को समझिएगा, क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, कह रहा है कि जब शुद्ध विलायक जो है, तो सॉरी शुद्ध जो विलयन है, मतलब जब शुद्ध विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, तो अर्धपारगम झिल्ली से जो शुद्ध विलयन से विलायक का जो प्रवाह है अशुद्ध विलायक की ओर होने लगता है,
ठीक है ना। जैसे ये एक क्या है, एक बर्तन है, ये एक बर्तन है छोटा सा। चलिए अब इस बर्तन में हमने एक अर्धपारगम झिल्ली इस तरीके से लगा दिया है। ये एक हमने क्या कर दिया, इसमें अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया। ठीक है जी। अब इसके इस ओर क्या है, इसके इस ओर ध्यान से समझेंगे। एक और हम मान लेते हैं यहाँ पे है अशुद्ध विलायक, सॉरी अशुद्ध मतलब अशुद्ध विलयन है, और एक और क्या है, शुद्ध अशुद्ध, एक और क्या है, शुद्ध विलायक है। ठीक है ना। देखिए सिंपल सी बात है, एक और हमने शुद्ध विलयन हमने ले लिया है और एक और हमने क्या लिया है, अशुद्ध विलायक ले लिया है। जैसे कि शुद्ध विलायक का मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि इधर हमने जल को ले लिया है। तो यहाँ पे ये बात बताया जाता है कि जब अशुद्ध विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त होता है। अच्छा, इस घटना में अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, अशुद्ध अशुद्ध ऐसा छोड़कर आप ले सकते थे सिंपल वे में, इधर विलायक ले सकते थे, इधर विलयन आप ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे लिखा गया है तो इसी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए ये एक विलयन है और ये एक विलायक है। अगर हम इस तरीके से छोड़े ना तो उस समय पे क्या होगा, तो उस समय पे ये होगा कि जो अशुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है, इसके कण इधर आने लगेंगे, इधर की ओर गति करने लगेंगे। ठीक है ना। तो इधर गति करने लगेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे कह रहा है कि जो अशुद्ध विलयन है, अशुद्ध विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त होता है। तो ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे मेन बात यहाँ पे ये कहा जा रहा था। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जैसे मैं जो समझाता था, ये टाइपिंग में थोड़ा सा अलग कुछ लिख दिया गया है, बट मोस्टली वही बात है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये बात आता है कि हम इतनी बात जानते हैं बेसिक, समझिएगा। जब अशुद्ध विलयन है, इधर शुद्ध विलायक है, तो हम बेसिक बात इतनी बात जानते हैं कि इसमें विलय और विलायक दोनों हैं, इसमें तो केवल विलायक है। तो जल के जो कण हैं वो इधर आने लगेंगे। तो हम इस पर क्या करते थे, हम ये शुद्ध विलयन है, इस पर हम एक दाब लगाते हैं, एक दाब लगाते थे। और उसी दाब को हम क्या कहते थे, जो दाब लगाते थे इसी को हम परासरण दाब कहते थे। ठीक है ना, इसी को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है। तो परासरण दाब हम एक दाब क्यों लगाते थे, यहाँ पे दाब हम इसलिए लगाते थे कि ये जो शुद्ध विलायक है उसके कण इधर आए ना, बल्कि रुक जाए, इधर ही रह जाए। परंतु जब हम जो ये दाब लगा रहे हैं वो दाब हम मतलब और अधिक लगा दे, ठीक है ना, मतलब जो दाब है उसको और अधिक हम लगा देते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा इस पर दाब लगा देंगे, बहुत ज़्यादा हम जब दाब लगाएंगे तो जो शुद्ध विलायक में से शुद्ध जो विलयन है, जो अशुद्ध विलयन है, अशुद्ध विलयन है, समझिएगा, अशुद्ध विलयन है तो इसमें भी तो विलय होंगे और प्लस विलायक होगा ना। तो विलय और विलायक इसमें भी होंगे। तो बेसिक बात है, तो जो बेसिक ये बात है कि जो विलय है उसके तो कण अर्धपारगम झिल्ली को पार नहीं करेंगे, परंतु जो विलायक है, विलायक के तो कण अर्धपारगम झिल्ली को पार करके जा सकते हैं इधर ना। तो जब हम दाब को बहुत ज्यादा लगा देंगे ना, तो जो अशुद्ध विलयन में से जो विलायक के जो कण होंगे वो इसके इस टाइप मतलब अशुद्ध विलायक की ओर गति करने लगेंगे। ठीक है ना। तो इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिपरासरण कहते हैं। बात आप समझ गए। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि जब एक मान लेते हैं अशुद्ध विलयन है, एक है शुद्ध विलायक, ठीक है। तो बेसिक बात हम इतना जानते थे कि जब इन दोनों को अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करते हैं तो जो शुद्ध विलायक है इसके कण इधर गति करने लगते हैं, ठीक है, विलयन की ओर। तो इसको रोकने के लिए, इस घटना को रोकने के लिए हम एक दाब लगाते थे और उसी दाब को ही हम परासरण दाब कहते हैं। और वो हम उतना ही दाब लगाते थे जिससे ये जो शुद्ध विलायक है ना, इसके कण इधर आए नहीं।
परंतु हमने क्या किया, अगर इस दाब को हमने बहुत अधिक लगा दिया, तो जब बहुत अधिक लगाएंगे तो ये जो शुद्ध विलयन है उसमें क्या है, उसमें विलायक भी तो है। तो जब बहुत अधिक दाब लगाते हैं ना, तो जो शुद्ध विलयन के जो विलायक है वो क्या होता है, वो शुद्ध विलयन से शुद्ध विलायक की ओर गति करने लगता है, मतलब इधर की ओर जाने लगता है, ठीक है ना। तो इसी को हम प्रतिपरासरण कहते हैं। वही बात कहा गया कि जब शुद्ध विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त हो, मतलब जब शुद्ध विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त हो, मतलब लगाया जाए, तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से, जो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से अशुद्ध विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलयन की ओर होने लगता है। मतलब अशुद्ध विलयन का जो विलायक है, अशुद्ध विलयन से जो विलायक है उसका प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है, ठीक है ना। तो इस संपूर्ण घटना को ही प्रतिपरासरण कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे, अदरवाइज ये टॉपिक हार्ड नहीं है, ठीक है ना। बट अगर आप समझ रहे होंगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज नहीं आया ना, आप एक काम कर लीजिएगा, सिंपल सी बात, आप लिखिएगा प्रतिलोम परासरण, ये ना लिखकर आप ये लिखिएगा प्रतिपरासरण ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। और रिक्वेस्ट है, अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाइए, 1-2 बार समझिए, समझ में आ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इतना आपने मतलब पढ़ लिया अच्छे से, ऐसे ही मैं अदरवाइज सभी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, तो इतना तो हक बनता ही है ना कि आप सब्सक्राइब कर दें, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में तो आप ज्वाइन होंगे ही, इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे बातें कर सकते हैं जब भी कोई आवश्यक बात हो तो, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।